हबीब बैंक आपको 1 लाख रुपए बैंक में रखने पे सेविंग अकाउंट्स पे कितना मुनाफा दे रहा है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौमी बचत से क्या जो हबीब बैंक है वो ज़्यादा मुनाफा दे रहा है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होगी। मैं हूँ कैसर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान। और इसके साथ साथ ये वीडियो आप यूट्यूब के अलावा टिकटॉक और फेसबुक के ऊपर भी देखेंगे। तो एच बी एल आपको पता है कि शुरू से एक वेल नोन बैंक है और इसमें लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। प्राइवेट बैंकों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट स्कोर और जो ब्रांचेज हैं वो एच बी एल की हैं और पाकिस्तान बनने से पहले का ये बैंक है। तो इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो बेफिक्र होके इसमें पैसे रखते हैं। तो बहरहाल अगर ओवरऑल आजकल देखा जाए तो प्राइवेट बैंकों इनमें स्पेशली प्राइवेट बैंकों में पैसे रखना कोई इतना महफूज नहीं रहा। और उसके बारे में भी आगे चल के मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि क्या सीन चल रहा है। बाकी जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ एच बी एल या कौमी बचत, दोनों का कंपैरिजन आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे 10.5% का मुनाफा आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। 10.5% है ये स्ट्रेट जो इंटरेस्ट होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल महाना नहीं निकालते मुनाफा तो नेक्स्ट मंथ में जाके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब बात करूं, जैसे ये यकम मार्च गुजरा है, आप यकम मार्च को आपका प्रॉफिट ड्यू था, आपने नहीं निकाला, आप आगे चले गए, अप्रैल में जाके मुनाफा निकालते हैं तो वो आपको 10.5 की बजाय 10.78 के हिसाब से या सम जो सेविंग अकाउंट्स हैं इनमें 11% तक वो चला जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको बताना है कि इफेक्टिव और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पे अगर बात की जाए कौमी बचत और एच बी एल बैंक की, तो यहाँ पे एच बी एल का मुनाफा जो है वो 10.5% है। इसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ओवरऑल यही है तकरीबन तमाम बचत स्कीमों के सेविंग अकाउंट्स के ऊपर ये मुनाफा एच बी एल का जो है वो 10.5% है। इस हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखेंगे। 10.5% के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये 10,500 का साल का मुनाफा है। इसको अगर हम 12 पे तकसीम करें, यहाँ पे मैं आपको 12 पे तकसीम करके बता देता हूँ, तो ये 875 रुपये बनते हैं। अब 875 में से फाइलर का टैक्स भी जाएगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर का जाएगा। दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो 15% इसमें से लेस किया तो ये बाकी बचे हमारे पास 743 रुपये। सही है। इसी तरह अगर हम 875 को दोबारा से कैलकुलेट करते हैं और इसमें से पॉइंट इसमें हम जैसे 35% है तो हम ये बकाया इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं 0.65 के साथ, तो ये रिमेनिंग अमाउंट जो हमारे पास आएगी ये 568 रुपये है। फाइलर नॉन फाइलर का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब चलते हैं कौमी बचत को देखते हैं। ये एच बी एल का मैंने आपको बताया। इसमें अब यहाँ पे देखें कुछ मुनाफे जो हैं वो महाना हैं, कुछ 6 मंथ बाद हैं। इस तरह काफ़ी सारे जो है अब फ़र्क आ गया। पहले तो मंथली ज़्यादातर जो सेविंग अकाउंट्स थे उसमें एच बी एल दे रहा था, लेकिन अब उन्होंने चेंज कर दिया। कुछ प्रॉफिट जो है आपको मंथली हैं, कुछ क्वार्टरली हो गए हैं, इस तरह से कुछ 6 मंथ और कुछ फिर मेच्योरिटी के ऊपर तो ऑलरेडी हैं ही सही। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे कौमी बचत को। तो कौमी बचत का जो इस वक्त प्रॉफिट चल रहा है उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे अपना चार्ट निकाल लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे और मेरे लिए भी आसानी हो, हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो माहाना मुनाफा है वो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर प्रॉफिट हम देखें तो इस वक्त 979 रुपये का ये प्रॉफिट है 1 लाख रुपए के ऊपर। तो इसमें फाइलर का अगर हम प्रॉफिट देखते हैं टैक्स काट के तो ये 832 रुपये बनता है। यहाँ पे ये प्रॉफिट लेटेस्ट हैं 25/2/2025 के बाद। आपको पता है प्रॉफिट चेंज हुए थे, यानी आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले। तो ये प्रॉफिट जो है आपको सबसे रीज़नेबल इस वक्त मिल रहा है अगर कौमी बचत में हम महाना बेस पे देखें। इसके अलावा इस्लामिक बचत स्कीमें भी हैं आप लोगों की, जहाँ पे मर्ज़ी हो, ये कन्वेंशनल हैं और इस्लामिक का भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो रेगुलर इनकम में अगर आते हैं तो ये 832 रुपये फाइलर का मुनाफा दे रहा है और 636 रुपये नॉन फाइलर का। यहाँ पे जो मैंने आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की आपको देख लें कि 743 रुपये बन रहा है फाइलर का और 568 रुपये बन रहा है नॉन फाइलर का। तो बहुत सारा फ़र्क आ रहा है तकरीबन। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 832 है तो तकरीबन 90 रुपये का यहाँ पे फ़र्क आ रहा है। और अगर आपकी अमाउंट ज़्यादा होती है तो फिर डेफिनेटली उस हिसाब से ये फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। अगर आपकी करोड़ों में इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है तो उसमें महाना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है।
اور دوسری چیز میں نے آپ لوگوں کو کہی ہے، چلو ایک منٹ اسلامک ڈسکس کرتے ہیں پہلے، اس کے بعد میں آپ کو بینکوں کی اس وقت صورتحال بتاتا ہوں کہ بینک اس وقت لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ بینک جو ہے نا فراڈ کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو حقیقت ہے بتا دیتا ہوں جو لوگ فیس کر رہے ہیں آج کل۔ تو یہاں پہ جو اسلامک ہے نا، یہ سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ ہے، یہ اوپن اکاؤنٹ ہے، آپ اس میں پیسے جمع بھی کر سکتے ہیں، نکال بھی سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ اسلامک سیونگ اکاؤنٹ ہے، اور اس میں آپ دیکھیں تو یہ 811 روپے اس وقت پرافٹ آفر کر رہا ہے، لیکن 689 روپے فائلر کا اور 527 روپے نان فائلر کا ہے۔ پھر یہاں پہ آپ اس کو تھوڑا سا کمپیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، 743، 689 اور 568، 527۔ تو اس میں تقریباً آپ کو یہ سمجھیں کہ کوئی 50-60 روپے کا فرق آ رہا ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایچ بی ایل زیادہ دے رہا ہے، لیکن ایچ بی ایل میں کنونشنل سیونگ اسکیمیں ہیں، یہاں پہ بقول قومی بچت کے یہ اسلامک اسکیمیں ہیں۔ میری نظر میں یہ ساری ایک ہیں، اگر یہ اسلامک آپ لوگوں کے لیے جائز ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ وہ، تو بھائی دیکھیں بینک آپ کو کبھی بھی اضافی پیسے نہیں دیتے۔ بینک آپ کو اتنا پیسہ سال بھر میں دیتے ہیں یا مہینے میں دیتے ہیں جتنی آپ کے پیسے کی ویلیو کم ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ کوئی بینک میں پیسے رکھ کے آپ کو ثواب تو ملنا نہیں، نہ کسی کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ اپنا پیسہ رکھ رہے ہیں جسٹ اس کی ویلیو جو ہے وہ محفوظ کرنے کے لیے۔ یا کچھ لوگ جو بزرگ ہیں وہ اپنے پینشن کے پیسے رکھ لیتے ہیں، کچھ بیوہ خواتین ہیں وہ اپنی سیونگز رکھ لیتے ہیں، اس طرح معذور افراد ہیں وہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اگر بزنس مین بھی رکھتے ہیں نا، تو وہ اپنے پیسے کی ویلیو سیکیور کرنے کے لیے رکھتے ہیں کہ اگر 10 سال آپ 1 کروڑ روپے آج رکھتے ہیں تو 10 سال بعد اس کی کیا ویلیو ہوگی، قوت خرید کیا ہوگی۔ تو اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی سمجھداری ہے۔ ہاں یہ چیز ہے کہ آپ گولڈ میں کنورٹ کر کے رکھ لیں یا ڈالرز میں کنورٹ کر کے رکھ لیں، وہ ایک اچھی آپ کی آپشن ہو سکتی ہے، تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اسلامک بھی میں نے آپ کو بتا دیا، کنونشنل بھی بتا دیا۔ اب بینکوں کی جو صورت حال ہے اس وقت چل رہی ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ بینک جو ہیں وہ ایسی ٹرانزیکشنز جو آپ اپنے پرسنل اکاؤنٹس میں سے یا فیملی اکاؤنٹس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی وہ فراڈ لینڈ کی کمپلینٹ جناب لگا کے تو آپ کے پیسے جو ہیں وہ سٹک کرتے ہیں۔ اب میرے 94,000 بذریعہ ایزی پیسہ کچھ عرصہ پہلے لاک ہوئے تھے، 10ویں مہینے میں 2024 میں ہوئے تھے۔ تو میں نے سارے اپنے جو ہے پروف آف ٹرانزیکشن، میرے اپنے پیسے ہیں بھائی، میں کوئی چوری نہیں کر کے لے کے آیا کہیں سے۔ تو ہمارے ایز اے فری لانسر ہمارے تو پیسے باہر سے آتے ہیں، اور ہم کوئی پاکستان سے باہر نہیں بھیج رہے، اور اسی طرح جو لوگ کرپٹو کرنسی یا اس طرح جو پیسے کر رہے ہیں وہ کوئی باہر تو پیسے نہیں بھیج رہے، بلکہ ان کے پیسے تو پاکستان آتے ہیں۔ تو بہرحال قصہ مختصر، میں نے کرپٹو کرنسی سیل کی تھی، اس کے اگینسٹ میرا ایزی پیسے کا اکاؤنٹ بلاک کیا گیا۔ ایزی پیسے سے میں نے پیسے ٹرانسفر کیا اپنے الائیڈ بینک میں، الائیڈ بینک میں بھی وہ 94,000 کی پیمنٹ لاک ہو گئی۔ اب میں نے ایزی پیسے کو سارے پروف دیے تھرو پراپر چینل، اس پہ ایک میں ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا مکمل، یہ ایک بہت ہی زبردست گائیڈنس ہوگی جن لوگوں کے اکاؤنٹس بلاک ہیں، اور کافی سارے لوگوں کے بلاکس ہیں، تو ان کے لیے بہت زیادہ اس میں فائدہ ہوگا۔ تو اس پہ میں ڈیٹیل سے بات کروں گا، اگر کسی کا پرسنل مسئلہ ہو تو مجھے واٹس ایپ میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں چیٹ۔ میرا اگر واٹس ایپ گروپ آپ جوائن کرتے ہیں تو اس میں ایڈمن کے تھرو آپ مجھے پرسنل میسج کر سکتے ہیں، میں کوئی ہڈن میرا نمبر نہیں ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے، لیکن آپ کو جانا وہاں پہ پڑے گا، میں اوپن شیئر نہیں کرتا۔ اچھا یہاں پہ جب ایزی پیسے والوں نے اکاؤنٹ میرا بلاک کیا، تو پھر میں نے جب پیسے ٹرانسفر کیے تھے الائیڈ میں، تو الائیڈ میں جو ٹرانزیکشن تھی 94,000 کی وہ بھی وہاں پہ لاک ہو گئی۔ اب میں نے ایزی پیسے کو سارے پروف دے کے اکاؤنٹ اپنا اوپن کروایا، اکاؤنٹ میرا ریسٹور ہو گیا، حالانکہ مجھے امید نہیں تھی کہ ایزی پیسے والے اکاؤنٹ میرا ان لاک کریں گے، لیکن انہوں نے اچھا کوآپریٹ کیا، انہوں نے میرا اکاؤنٹ ان لاک کر دیا۔ اب جو ٹرانزیکشن ہوئی تھی الائیڈ بینک میں، الائیڈ بینک والے جو ہیں ان کو کمپلینٹس میں کر کر کے آن لائن، بائی کال، ہر طرح سے، بائی میل، میں نے ہر طرح سے ان کو کمپلینٹس درج کروائی ہیں، تو ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں۔ ایون کہ بینک میں بھی گیا ہوں، بینک والے جو ہیں وہ بینک والے اصل میں پتہ کیا بینک والے کرتے ہیں، حرام خوری۔ اگر بینک والے سیدھے ہوں نا، تو بینک والوں کے پاس اپنے پورے ڈپارٹمنٹ کے پرسنل نمبرز ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ پرسنلی ایک تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ کسٹمر ہے، اور اس کا اکاؤنٹ جس وجہ سے بھی بلا کے انہوں نے ہمارے پاس تمام پروف دے دیے ہیں، تو آپ اس کا اکاؤنٹ جو ہے ان لاک کریں یا پیمنٹ ان لاک کریں۔ ٹھیک ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ
बैंक के पास अपने पास अथॉरिटी नहीं होती। जो बंदा बैठा होता है ना, बैंक मैनेजर है या दीगर स्टाफ मेंबर हैं, तो उनकी अपनी अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन वो पर्सनली उनको कॉल करके हमारे बारे में वो सारी डिटेल्स दे सकते हैं, क्योंकि हम उनको रिटर्न भी दे रहे हैं और सारा उनको बता भी रहे हैं कि ये हमारी पेमेंट किस तरह से आई है। और मेरे जब ईज़ी पैसे अकाउंट से आई है तो इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं है। सही है, जब मेरे अपने अकाउंट से है तो अलाइड बैंक का तो पेमेंट लॉक करना बनता ही नहीं। जब मेरा चलो लॉक कर दिया, चलो किसी भी तरह से हुकूमत की पॉलिसी है या स्टेट बैंक की पॉलिसी है, लॉक होगी पेमेंट, उसके बाद मेरा इजी पैसा अकाउंट रिस्टोर हो गया, तो उस बेस पे मेरा अलाइड बैंक का भी अकाउंट जो है वो फुल रिस्टोर होना चाहिए, यानी 94,000 पेमेंट जो है वो अनलॉक होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही। अच्छा, ये इनका होता है फ्रॉड का तरीका। अब इन्होंने कैसे कैसे फ्रॉड कर रखे हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब मैं बैंक गया, वहाँ पे एक और बंदा बैठा था, उसका भी इसी तरह तकरीबन 6 लाख के राउंड अबाउट उसका मसला था पेमेंट का। तो उस बंदे के अब क्या हुआ कि एचबीएल में पैसे लॉक हुए और उतनी पेमेंट उसने जाके ट्रांसफ़र की अलाइड बैंक में। तो 6 लाख उसका एचबीएल में लॉक हो गया और पेमेंट उसकी बैंक में आई और इसमें अलाइड बैंक में, तो अलाइड बैंक में भी लॉक हो गई। अब उसकी पेमेंट टोटल जो है 12 लाख रुपए लॉक हो गए। तो मैंने उससे कहा कि बस तू चंद रोल गए हैं, ये इतने आसानी नाल पैसे नहीं मिलते। अच्छा, वो मकसद ये है कि जो अब बैंक का काम है ना, बैंक ने जब एक वेरिफ़िकेशन उसकी बनती है, ठीक है, कि पैसे आए हैं, अगर कंप्लेंट हुई स्टेट बैंक ने की या जैसे भी थ्रू प्रॉपर चैनल हुई है, तो उसको वेरीफ़ाई करना चाहिए। वेरीफ़ाई करने के बाद दोनों बंदों की जो है वो बात सुन के और उस डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करना चाहिए। लेकिन बैंक क्या करते हैं, अब 6 लाख का हबीब बैंक को भी फ़ायदा हो गया, उन्होंने लॉक कर दिया अमाउंट, और 6 लाख का अलाइड बैंक को भी फ़ायदा हो गया। और आगे जो कस्टमर है उसको 12 लाख का लॉस है, चाहे वो 6 महीने ना रिलीज़ हों, चाहे साल ना हों। और ये जानबूझ के बैंक जो हैं ये तंग कर रहे हैं लोगों को। तो इसलिए प्राइवेट बैंकों में कोशिश करें पैसे ना रखें, अगर रखते हैं तो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन से बचें। ठीक है? ये मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूँ, ऐज़ आप मेरे सब्सक्राइबर, मैं सब लोगों को ये कहता हूँ कि भई ये आप लोगों ने करना है और इन एहतियाती तदाबीर को जो है वो नज़र में रखना है। कोशिश करें आप प्राइवेट बैंकों के साथ लेन-देन ही ना करें। मैं खुद अभी जो है अलाइड बैंक या मेरे पैसे जैसे ही वापस आते हैं मैं इसको परमानेंट बंद कराऊँगा। इसी तरह मैं कोई एक बैंक यूज़ करूँगा, यूबीएल के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो बाकी जो है कोशिश करें कम से कम रकम बैंकों में रखें। हाँ, कौमी बचत को प्रेफ़र करें। कौमी बचत में कम अज़ कम हुकूमत गारंटर है और ऑनलाइन जो ट्रांज़ैक्शंस अभी नहीं हो रही, इसका भी आपको यही फ़ायदा है कि आपके पैसे महफूज़ हैं। अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है। यहाँ पे अगर आपके पैसे बैंक में पड़े हैं ना, किसी को पता हो कि यार इसके पैसे पड़े हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि यार किसी तरह इनके पैसे जो हैं हड़प किए जाएँ, हज़म किए जाएँ, या किसी तरह इसको ऐसे किसी केस में फँसाया जाए कि बस ये पैसों से इसकी छुट्टी हो जाए। तो ये ख़ैर पाकिस्तान में चलता रहता है। कोशिश करें महफूज़ रहें, कौमी बचत को चूज़ करें तो बेहतर है। कदरें महफूज़ है, 100% मैं कभी भी किसी को नहीं कहता, कदरें महफूज़ है, लेकिन बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, हो सकता है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस दूसरे बैंकों के साथ अच्छा हो, मेरा नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस वीडियो को यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे। वक़्त आपका थोड़ा-सा लिया, इसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। रमज़ान शरीफ है, दुआओं में याद रखा करें। अपनी नमाज़, अपने रोज़े और ज़कात अपनी देते रहें और साथ-साथ जो है हमें भी दुआओं में याद रखें। इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।